तो सेल के अंदर भी प्रोटीन मौजूद है। उसके बाद फिर टिश्यू लेवल पे भी जाहिर सी बात है प्रोटीन्स आ जाएंगे, क्योंकि सेल से ही टिश्यूज बनते हैं। फिर ऑर्गन लेवल पर भी प्रोटीन्स मौजूद हैं, और अल्टीमेटली हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटीन्स मौजूद है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल मटेरियल है, मतलब हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को है वो बनाते हैं। प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, प्रोटीन्स जो है स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी, और हमारी ह्यूमन बॉडी का भी। Proteins form the major part of the dry weight of plant and animal proteins, animals। ठीक है, अब जब हम ड्राई वेट करते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं किसी भी प्लांट का या एनिमल का, उसको ड्राई कर देते हैं। ठीक है, तो जब ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद क्या होता है कि जब हम उसका ड्राई वेट करते हैं, तो उसमें ड्राई वेट का मतलब है उसमें चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट होता है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन्स का। यानी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। जब हम वेट करते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट का, तो प्रोटीन का जो वेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटीन्स आर the major part of all membrane systems of the cell। प्रोटीन्स जो है हमारे मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका क्या है, मेजर पार्ट है। यानी जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। प्रोटीन्स टेक एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटीन्स जो हैं ये एसेंशियल पार्ट होती है हमारे प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म में जो है दो चीजें होती हैं प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों में क्या है, प्रोटीन जो है इनको बनाती हैं या इनकी फॉर्मेशन करती हैं। विच इज द एसेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी इससे ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसी से हमारी जिंदगी जो है वो बनती है। वो इसलिए कि सेल जो सेल है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस और म्यूसिस का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो इसलिए वहां से फिर एक सेल से मल्टीपल सेल से पूरी बॉडी तक हमारी कंस्ट्रक्शन होती है। इसलिए ये हमारी जिंदगी के हर लम्हे, हर जो उसकी कंस्ट्रक्शन है बॉडी की, उसके लिए जरूरी। नेक्स्ट है एनर्जी सोर्स। प्रोटीन्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन जो हैं हमारी बॉडी में जब ब्रेक डाउन होती हैं, जब टूटती हैं, तो किसमें कन्वर्ट होती हैं, अमाइनो एसिड्स में। ड्यूरिंग डाइजेशन डीअमाइलेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स टेक प्लेस। जब डीअमाइलेशन होती है, डीअमाइलेशन का मतलब है जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है प्रोटीन्स में से, ठीक है, तो क्या होता है कि जब उसकी डीअमाइलेशन होती है फिर वो अमाइनो एसिड्स जो है बनते हैं। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड इज रिलीज एंड डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। जब अमोनिया जो है रिलीज होता है, जब देखिए हमने डिस्कस किया था कि अमाइन फॉर्म में जो है ये जो हमारी प्रोटीन्स जो हैं जब ब्रेक डाउन होती हैं तो अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव होता है। तो अमाइनो ग्रुप बेसिकली किस फॉर्म में रिमूव होता है, NH3 के फॉर्म में। और ये NH3 बेसिकली क्या है, अमोनिया। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। अमोनिया इज रिलीज एंड डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। जब प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है हमारी बॉडी में, तो ये जो है अमोनिया की फॉर्म में रिलीज होता है और उससे डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं। दी कंपाउंड्स एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवेज। ठीक है, ये कंपाउंड्स क्या है हमारे रेस्पिरेटरी पाथवेज में एंटर होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी पाथवेज कौन से हैं, ग्लाइकोलाइसिस और पेप्साइड। नेक्स्ट हमारा जो है डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी है। प्रोटीन्स आर यूज्ड अगेंस्ट डिजीजेस इन हायर एनिमल्स। प्रोटीन जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है डिजीजेस के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। ठीक है, इन हायर एनिमल्स मतलब एनिमल्स के अंदर। एंटीबॉडीज एंड इंटरफेरोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज हैं या इंटरफेरोन्स हैं बॉडी के अंदर, ये क्या है, तमाम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इन दे डिफेंड द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। और बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरसेस।
याद रखिएगा, जब भी आपको इंटरफेरोन पूछा जाए ना, जब भी इंटरफेरोन पूछा जाए तो आपने जवाब ये देना है कि इंटरफेरोन्स जो होते हैं ये वायरसेस के लिए होते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इंटरफेरोन्स किसके लिए होते हैं। तो आपने याद रखना है इंटरफेरोन्स वायरस को किल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि वायरस को किल करते हैं। प्रोटीन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑल वायरसेस। ठीक है, प्रोटीन जो है इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वायरसेस का। प्रोटीन आपने वायरस का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो इन्वेलप है बेसिकली, जो उसका आउटर मोस्ट कवरिंग है वो तमाम प्रोटीन की बनी होती है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें सबसे पहले क्या होता है कि बेसिकली वायरस ने अटैच इन्हीं प्रोटीन्स के थ्रू होना होता है हमारी सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ जी, वायरस के जो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये प्रोटीन मौजूद है, उसका स्ट्रक्चर ये है, और ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, और यानी वायरस कहाँ पे जाके अटैच होगा और वहाँ अटैच होके मल्टीप्लिकेशन करेगा और डिजीज कॉज करेगा। तो इसलिए प्रोटीन्स की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डाइटरी प्रोटीन्स। डाइटरी प्रोटीन्स का मतलब यह है कि जो हमारे फूड्स के अंदर डाइट में प्रोटीन मौजूद हैं। द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज रेगुलेटेड बाय डाइटरी प्रोटीन्स। जो सप्लाई है नाइट्रोजन की और सल्फर की, ठीक है, ये तमाम जो है हमारी डाइटरी प्रोटीन्स जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। मतलब जो हम डाइटरी प्रोटीन लेते हैं उससे हमें नाइट्रोजन मिलती है और सल्फर मिलती है। ईच ग्राम Each each 1 gram of dietary protein furnishes 4.1 kilocalorie or 4,100 calories of energy। जब हम 1 ग्राम डाइटरी प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, या फिर 4,100 कैलोरीज जो है एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम्स। सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम। कुछ प्रोटीन जो होती है हमारी बॉडी में एंजाइम के तौर पे एक्ट करती हैं। एंजाइम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड दे एंटर एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। ये क्या होते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर जो है एक पार्ट करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एंटर होने के बाद उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अब ये इक्वेशन लिख लें आपके पास, ये हमेशा आपके काम आएगी। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जब भी टर्म बोली जाती है तो इसका मतलब होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना, किसी चीज का टूट जाना। ठीक है, कैटा से काटने से याद रखें, कैटाबॉलिज्म क्या है, कट करना, ब्रेक करना, तोड़ना। ठीक है, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का लफ्ज जब भी आएगा तो इसका मतलब है कोई चीज बनाना या कोई चीज, किसी चीज का बनना। ठीक है, टूटने और जोड़ने के अमल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का टूटना या किसी भी मॉलिक्यूल का बनना। ठीक है, इस पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी जब भी मेटाबॉलिज्म डिस्कस की जाएगी तो उससे हमने ये मुराद लेनी है कि मेटाबॉलिज्म में या तो कोई चीज टूट सकती है और या फिर कोई चीज बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर है। उसके बाद है हार्मोन्स। द हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन हार्मोन्स है, लाइक इंसुलिन है, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, ग्लूकागोन है, ये तमाम क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। जितने भी हार्मोन्स है बॉडी में ये तमाम क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, एंड हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक इफेक्ट जिस तरह पैराथायराइड हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन आपके कैल्शियम के लेवल को कम या उसके लेवल को मेंटेन करता है बॉडी में। ठीक है, अब पैराथायराइड हार्मोन क्या है, वो कैल्शियम के जो है लेवल को मेंटेन करता है, इसलिए उसको हम उसको मेटाबॉलिक जो है कंसीडर करते हैं कि वो मेटाबॉलिक हार्मोन है। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन वाले हार्मोन कौन से हैं, यही जो मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, ये क्या है,
तमाम प्रोटीन इन नेचर है और ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। रिजर्व फूड, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। जितनी भी हमारी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल हैं उन तमाम में क्या मौजूद होती है, प्रोटीन मौजूद होती हैं। दस प्रोटीन्स आर स्टोरेज कंपोज। ठीक है, अब क्या है, प्रोटीन जो है हमारी स्टोरेज कंपोज का मतलब है जो हम डाइट्स वगैरह की चीजें खाते हैं उसके अंदर स्टोर हुए हुए होते हैं, उन चीजों के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन इज स्टोर्ड इन एग। एल्ब्यूमिन क्या है, ये एक प्रोटीन है, इसके अंदर स्टोर होती है एग के अंदर। वाइल, वाइल, ये वाइट लिखा है, ये वाइट नहीं है, ये क्या है, वाइल। जबकि वाइल कैसीन इज प्रेजेंट इन मिल्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एल्ब्यूमिन जो है ये किसकी प्रोटीन है, एग की। और कैसीन जो है ये जो है मिल्क की प्रोटीन है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये बड़ा वाइवा में पूछा जाता है कि एग के अंदर कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है, तो आपने कहना है एल्ब्यूमिन। और अगर पूछा जाए कि मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है, तो आपने कहना है कैसीन। Certain products are present in the cell membrane to provide vitamins, hormones, etc. to mediate cellular actions. कुछ प्रोटीन्स जो हैं क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर मौजूद होते हैं। याद रखें, कुछ प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं। इन प्रोटीन्स के ऊपर क्या चीजें बाइंड करती हैं, विटामिन बाइंड करते हैं, हार्मोन्स प्रोवाइड बाइंड करते हैं। और जब ये बाइंड करते हैं या मेडिसिन जो आप ड्रग्स वगैरह खाते हैं, दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, उनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिस तरह आप कह लें कि प्रोप्रानोलोल है। प्रोप्रानोलोल जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, इंडिराल के नाम से टैबलेट आती है। ठीक है, वो क्या करती है, इन सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स मौजूद है इनके ऊपर बाइंड करती हैं। बाइंड करने के बाद ये एक जो है मैसेज भेजती है सेल के अंदर कि काम क्या करना है। ठीक है, इसलिए उसने लिखा है टू मीडिएट द सेलुलर एक्शन, मतलब वो एक मैसेज देगी सेल को कि कौन सा एक्शन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, बेसिकली ये जो प्रोटीन्स हैं जो ये तमाम काम करती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स, रिसीव करने वाले। ठीक है, आम अल्फाज में ये समझ लें कि जो फर्ज कर लें कि सेल के ऊपर एंटीनास मौजूद है। क्या मौजूद है, एंटीनास। वो एंटीनास के ऊपर सिग्नल एक मेडिसिन आके बाइंड करती है और वो सिग्नल भेजती है सेल के अंदर, जिस तरह टीवी है। ठीक है, वो टीवी में मैसेज आता है, इस तरह यहाँ पे हमने क्या करें, सेल के अंदर मैसेज आता है और सेल को जाता है कि आपने ये काम करना है। जैसा आप जैसा वो फ्रीक्वेंसी देगा सेल को, उसी तरह का वो अपने बॉडी के अंदर एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक पेशेंट है, उसको बीमार है, ठीक है, उसको ब्लड प्रेशर है, आपने ब्लड प्रेशर ठीक करने वाली मेडिसिन देनी है। तो जब वो आप मेडिसिन देते हैं उसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब जिसने एक्शन प्रोड्यूस करना है, वो क्या होता है, रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद वो सेल के अंदर मैसेज भेजता है कि वेसल्स को डायलेट कर दें। वेसल्स को डायलेट कर दें मतलब ओपन कर दें। जब वो वेसल्स ओपन हो जाती हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सुकड़ना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो प्रोटीन्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में भी इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल डाइन इन सीलिया एंड फ्लैजेला। डाइन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि सीलिया और फ्लैजेला के अंदर मौजूद होती है, जो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बैक्टीरिया वगैरह जो है वो मूव करते हैं। ट्यूबुलिन इन स्पिंडल फाइबर्स। ट्यूबुलिन जो है एक प्रोटीन है। ट्यूबुलिन क्या है, एक प्रोटीन है इन स्पिंडल फाइबर्स, किसके अंदर, स्पिंडल फाइबर्स के अंदर। अब आपने माइटोसिस म्यूसिस का पढ़ा होगा कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग माइटोसिस क्या होता है कि ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन होती है जिससे क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। तो बेसिकली वहां पे कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन इन द मसल्स। ठीक है, जितने भी एक्टिन एंड मायोसिन है हमारे मसल्स के अंदर मौजूद है, ये क्या करते हैं, हमारी जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उनको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डिफरेंट गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि जब आप सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने से क्या होता है कि ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर चली फेफड़ों के अंदर जाती है। जब लंग्स के अंदर जाती है तो फिर क्या होता है, वहां से ऑक्सीजन जो है एंटर हो जाती है ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर एंटर होती है, वो ब्लड किस तरफ चला जाता है, हार्ट की तरफ। हार्ट में जाता है, हार्ट उसको पंप करता है और पूरी बॉडी में भेज देता है। तो क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर जगह पहुंच जाता है। और क्या होता है, वो ब्लड जो है अपनी ऑक्सीजन किसको दे देता है, सेल्स को दे देता है। ठीक है, सेल्स को ऑक्सीजन मिल गई, आप जिंदा है। क्या होगा कि सेल के अंदर उसी टाइम में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही होती है। तो क्या होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल से किसके अंदर आ जाती है, ब्लड के अंदर। फिर ब्लड जो है हार्ट की तरफ जाता है थ्रू वेन्स। ठीक है, फिर हार्ट के अंदर जाता है, हार्ट उसको पंप करके किसकी तरफ भेज देता है, लंग्स की तरफ। और लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है, जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं, कि सांस का बाहर निकलना। इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम बाहर निकलती है। इस पॉइंट की समझ आ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस है। ये तमाम काम, ये जितनी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, जो प्रोटीन इस तमाम प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है, इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। The proteins execute their activities in the transport of oxygen and carbon dioxide by hemoglobin. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह करती हैं कि हीमोग्लोबिन आपकी ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। सम एक्ट एज हार्मोन्स, कुछ जो हैं प्रोटीन जो हैं जो हार्मोन्स के तौर पे भी एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन जो आपकी ग्रोथ करता है। एंड पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन मैंने आपको पहले बताया, ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, इसके लेवल को, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है किसी पॉइंट की? जो है मसल प्रोटीन्स हैव रोल इन contraction of muscle fibers. For example, Antarctica fish contain antifreeze proteins which protect their blood from freezing. अब क्या है कि मसल्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी कंट्रैक्शन ऑफ मसल को जो है कंट्रोल करती है। लेकिन अब एक एग्जांपल है कि अंटार्कटिका फिश, अंटार्कटिक फिश जो है ना, मतलब ये ऐसी फिश जो अंटार्कटिका के समंदर के अंदर मौजूद है। अब वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा सर्दी है, बर्फ जमी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे जिंदगी किस, फिश किस तरह अपने आप को जिंदा रखती है, क्योंकि कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद है, वो कौन सी प्रोटीन है, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। ऐसी प्रोटीन्स जो कि एंटी फ्रीज है, जो जमती नहीं है, वो प्रोटीन्स मौजूद है। तो फिर क्या होता है कि उन प्रोटीन्स के मौजूद होने की वजह से उस फिश के अंदर जो है खून नहीं जमता। ठीक है, इसलिए वो जिंदा रहती है। खून की हरकत चल रही है तो आप जिंदा हैं, खून की हरकत नहीं चल रही तो आप डेड है। इसकी एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में चले गए, आपने कवरिंग सही नहीं की है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो वेन्स के अंदर जमना शुरू हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट पे आके वो जमना शुरू हो जाएगा। जब वो जम जाएगा तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन मौजूद नहीं है, इसलिए हमारी डेथ हो सकती है। तो कुदरत की तरफ से जो अंटार्कटिका में फिशेज हैं उनके अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन है, ऐसी प्रोटीन जो जमती नहीं है। तो इस वजह से उनका ब्लड जो है वो जमता नहीं है और वो जिंदा रहती है उस टेम्परेचर के अंदर। नेक्स्ट है होम्योस्टैटिक कंट्रोल। दिस फंक्शन the function is homeostatic control of volume of the circulating blood and that of the interstitial fluid through plasma protein. ठीक है, अब ये क्या करता है कि होम्योस्टैटिक ब्लड के वॉल्यूम दो सेल्स के दरमियान जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है कि दोनों, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल, आवाज आ रही है आपको?
इंटरस्टिशियल फ्लूइड है कि वो दो सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड मौजूद है उसके अंदर कुछ केमिकल कुछ जो है प्रोटीन्स मौजूद हैं, कुछ आयंस मौजूद हैं। ये वहाँ से ब्लड के अंदर वो आयंस वगैरह ले लेता है और अपने वॉल्यूम को मेंटेन रखता है। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली जब जिस तरह आप जो है गर्मियाँ होती हैं, ठीक है, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीने के साथ-साथ नमकियात भी जिस्म से निकल रही होती है। आप पानी तो पी रहे होते हैं, लेकिन नमकियात की कमी हो जाती है। वो नमकियात की कमी का ये क्या है कि उसके अंदर वो ब्लड वॉल्यूम कम होना शुरू होता है। अगर आप गर्मियों में अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन आप कभी अपना ब्लड चेक करवाएँ ना, तो आप देखेंगे आपका ब्लड बड़ा थिन होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपके आयन्स की कमी हो जाती है जिस्म में, जिसकी वजह से आपको नूज़ी होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या करती हैं, आपके होमोस्टैटिक कंट्रोल को, आपके ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करती हैं, और अल्टीमेटली जब ब्लड वॉल्यूम अच्छा होगा तो उसके पंपिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। और जब अच्छी जो है पंपिंग अच्छी होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप जो है उसके आपका जो एक्टिविटी है वो अच्छी होगी, मतलब आप एक्टिव होकर काम करेंगे साथ। प्लाज्मा प्रोटीन्स टेक पार्ट इन ब्लड कोआगुलेशन। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं ये आपकी ब्लड कोआगुलेशन में, मतलब खून के जमने के अमल में भी मदद करती हैं, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, और ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं आपके सब्सटेंसेस को। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, ड्रग्स मेडिसिन वगैरह को भी, मेटल्स को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, लाइक आयरन एंड कॉपर। ठीक है, यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा क्लोज है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। अच्छा, अब ये है कि आपने ना आप सबको असाइनमेंट है, अ, उसमें ये है कि आपने जो है दो क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको इधर चैट में लिखता तो अपना ईमेल आईडी। मैंने ना आपको अपना ईमेल आईडी लिख दी है, मोहम्मद अली खान 54@gmail.com। ठीक है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि आपके जो होम्योस्टेसिस का मतलब है एक जैसा करना, आपके ब्लड वॉल्यूम को एक जैसा रखना, जो आपके ब्लड की कंपोजिशन है उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिफरेंट आयंस, डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद है, उसको मेंटेन रखना, हर वक्त मेंटेन रखना, इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। समझ आ गई? ये खान जो भी है, क्या नाम है आपका, पूरा नाम क्या है? खान लिखा हुआ है। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि सेम करना, मतलब आपके जो ब्लड के अंदर जितने भी आयंस हैं, जितनी भी प्रोटीन्स हैं, उनके लेवल्स को मेंटेन करना, ठीक है। उसके लिए ये होम्योस्टेटिक कंट्रोल का यही मतलब है ना कि जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो डिफरेंट सेल्स से या उनके दरमियान वाली स्पेसिस से ले लेगा, ठीक है। चले, फिर गुड है। अच्छा, आपने ना क्वेश्चन दो लिख, मैं चैट में लिख देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, या बहुत अच्छा है आप जो है ना या तो किसी पेज पे लिख लें, ठीक है। अगर नहीं लिख सकते तो आपके पास कोई रजिस्टर, कोई कॉपी घर में पड़ी हो, ठीक है, उसके ऊपर आपने ना ये दो क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है, अच्छी तरह मार्कर वगैरह से हेडिंग देकर, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो आपने वो करने हैं। तो जो मैं आपको अच्छा है कि आप इसको ना अलग ही लिखते रहें, ताकि ना एट द एंड आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है ना आपके पास नोट्स बन जाए। इसमें एक है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। ये तमाम के ऊपर आपने नोट लिखना है, ठीक है। जिससे मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था, एक टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड जो है वो आपने लिखना है डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये दो हैं,